चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिहार दरोगा मेंस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 था जो 1 से लेकर 35 तक करवाए थे। पार्ट 2 था जो 36 से लेकर 65 तक करवाए थे। उसके बाद यहाँ से करवाएंगे अब, ठीक है ना। नामरिक पर नहीं जाना है, बस बिहार दरोगा का 1275 मेंस का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो नामरिक पर नहीं ध्यान देना है कि नामरिक ये टाइपिंग वाला था, उल्टा पुल्टा कर दिया है भाई। क्वेश्चन किसका है? बिहार दरोगा का है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो राज्यपाल की चर्चा किया गया है। राज्यपाल तो किसके लिए करेगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या कह रहा है? तो राज्यपाल किसके लिए मंत्री परिषद का सिफारिश कर सकता है? तो मंत्री परिषद को भंग करने के लिए कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल के कहने पर ही, राज्यपाल के कहने पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद को क्या करता है? भंग कर देता है, ठीक है ना। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु करता है? नहीं। उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? इसको उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए राज्यपाल के सहमति नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद विधानसभा को भंग करने हेतु, हाँ, राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति विधानसभा क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। और देखिएगा कुछ कुछ राज्य ऐसा है जो एक सदनीय राज्य है, और कुछ कुछ राज्य ऐसा है जो द्विसदनीय राज्य है, ठीक है ना। तो वैसा राज्य जहां पर विधानसभा और विधान परिषद का दोनों हो, तो वैसे राज्य को द्विसदनीय राज्य कहेंगे। और वैसा राज्य जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा हो, उसको एक सदनीय राज्य कहेंगे। तो वर्तमान समय में देखा जाए, वर्तमान समय में 6 राज्य ऐसा है जो द्विसदनीय है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ठीक है ना। तो विधानसभा को जो विघटन किया जाता है, राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति विधानसभा भंग कर सकते हैं। वही बात किया जाए राज्यपाल का, राज्यपाल का, तो राज्यपाल का जो चर्चा किया गया है, राज्यपाल का, राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में याद रखना है। राज्यपाल के पद की चर्चा, राज्यपाल के पद की चर्चा किया गया है आर्टिकल 153 में किया गया है। आर्टिकल 153 में किया गया है। राज्य की सारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल के सारे शक्ति से, राज्य की सारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका चर्चा किसमें है? 154। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 155। और राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी राज्यपाल को उस राज्य के हटा सकते हैं। वहीं बात किया जाए, पहले 1956 से पहले किसी भी राज्य में एक राज्यपाल हुआ करता था। बाकी एक संविधान संशोधन किया गया 7वां, और 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह कहा गया कि एक ही राज्यपाल, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए वह राज्यपाल हो सकता है, ठीक है ना। यानी एक राज्यपाल मान लीजिए चाहे बिहार का भी हो सकता है और उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है ना। तो कहेगा कब से स्टार्ट हुआ है? एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, 7वां संविधान संशोधन 1956। और राज्यपाल के कार्यकाल कितना है? 156 में है, 156 में है, ठीक है ना। राज्यपाल के कार्यकाल 56 में है, ठीक है ना। तो राज्यपाल के पद की चर्चा 153। राज्य की सारी शक्ति राज्यपाल में निहित हो गई 154। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे 155 है, 155। राज्यपाल के जो क्या बोलते हैं योग्यता 157। पद की शर्तें हैं 158।
और राज्यपाल के जो शपथ की चर्चा किया गया है 159 में, राज्यपाल की शपथ 159 में है। वहीं बात किया जाए विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन 160, विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन 160 और राज्यपाल के क्षमा 161। आर्टिकल कितना है? 161 में है। तो इतना बात राज्यपाल के बारे में याद रखना है। क्या राज्यपाल के सहमति से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। उसको किस तरह हटाया जाता है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर, उसी तरह राज्यपाल को भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना? सॉरी, इसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके सिफारिश हटा सकता है, सिफारिश कर सकता है? तो मंत्रियों को भंग करने हेतु करेगा, उसके बाद विधानसभा को भंग करने हेतु करेगा, और राज्य में संवैधानिक तंत्र जब ठप हो जाए, राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो लगता है, ठीक है ना, जब लग जाए कोई भी राज्य संवैधानिक दायरे से बाहर जाके काम कर रहा है, तो यहां पर राज्यपाल आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा से हाँ यह राज्य संवैधानिक दायरे में काम नहीं कर रहा है, आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक है ना? तो वह क्या कहता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप होने पर आर्टिकल 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन भी लगा था तो भारत में 1951 ईस्वी में पंजाब में लगा था। 20 जुलाई 1951 ईस्वी को पंजाब में लगा था। और सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह जम्मू कश्मीर में लगा था। कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर लगा था। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति जो शासन लगा है वह मणिपुर में लगा है। कहाँ लगा है? मणिपुर 10 बार लगा है। ठीक है ना? तो सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर, सबसे अधिक बार मणिपुर, और सबसे पहली बार पंजाब, और सबसे अधिक समय तक कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में। और आज तक बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा हुआ है। कितने बार लगा है? 8 बार लगा हुआ है। पहली बार राष्ट्रपति शासन अपना बिहार में 1968 में लगा था। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में लगा था। ठीक है ना? 1968 में लगा था। 1968 में लगा था। ठीक है ना? क्या बोले? लास्ट 2005 में लगा था। लास्ट 2005 में। देखिए तो इसका एक क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सी नंबर हो जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? देखिए दिलवारा का जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर समझते हैं ना? जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। देखिए जैन धर्म के प्रथम जो गुरु हुए थे, प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी। कौन हुए थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म को काफी ज्यादा जो प्रसिद्धि दिलवाए थे और विकसित करवाए थे वह महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे। और उनका जो प्रत्येक छी था उनका सिंह था। क्या था? सिंह। और ये दिलवारा का जो जैन मंदिर है यह माउंट आबू पर स्थित है। और यह माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है ना? एक चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था? भीम प्रथम। चालुक्य वंश का जो शासक था, चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था बाबू? भीम प्रथम। और भीम प्रथम का ही सेनापति या सेनानायक कह सकते हैं, सेनापति या सेनानायक था जिसका नाम था बिमल प्रथम। अब बिमल प्रथम ने राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर बनवाए थे। दिलवारा का जैन मंदिर बनवाए थे। तो चालुक्य वंश के जो भीम प्रथम थे उन्हीं का सेनापति जो सेनानायक था बिमल प्रथम, उसने ही राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर बनवाए थे। ठीक है ना? और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और कैमे गुरु थे जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर जाके ज्ञान प्राप्त किए थे? 23वां। और उनका जो प्रत्येक चीज था क्या था? सांप। क्या नाम था? सांप। क्या था? सांप। और एक जैन तीर्थंकर था 18 में मलिनाथ ऐसे तीर्थंकर हुए। ठीक है ना? 19वां
ठीक है ना, जिनको क्या कहा जाता है, वो महिला तीर्थंकर थे। एकमात्र जय तीर्थंकर जो मलिन नाथ थे क्या थे, महिला कहा जाता है इसे। उसका देखिए, तो दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। कहां पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। और पावापुरी में किसका जन्म हुआ था, क्योंकि मृत्यु हुआ था कि जन्म हुआ था, महाविष्णु का मृत्यु हुआ था, क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और बताइएगा तो राजगीर में क्या हुआ था, सबसे बड़ा भी है ना क्या, बौद्ध जो अस्तु बना है, क्या बोले, बौद्ध संगति भी हुआ था राजगीर में, ठीक है ना। क्या बौद्ध संगति हुआ था, पहला बौद्ध संगति। तो पहला बौद्ध संगति कहां हुआ था, राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व। याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु होता है, उसी साल प्रथम बौद्ध संगति होता है। और 483 ईसा पूर्व मतलब 483 किलोमीटर बिहार का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ठीक है ना। बिहार में जो आता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का 3 और 4 और 5 345 किलोमीटर, 345, ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। पापुड़ में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, यानी कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो चिराग शेट्टी का संबंध किससे संबंधित है, बैडमिंटन से है। भारत सरकार ने 2023 ईस्वी में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया था, ठीक है ना। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका स्थापना जो पहले कहते थे इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हुआ था स्थापना 1991 से हुआ था, और इसी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था 20 अगस्त 2021 ईस्वी को। 2021 घोषणा ऐसे किया था विषय में, ठीक है ना। बाकी इसका जो किया गया था 20 अगस्त 2021 ईस्वी को, ठीक है ना। तो कहेगा से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया था, 2021, 20 अगस्त 2021, ठीक है ना। और यही इसमें सबसे अधिक राशि दिया था खेलों में, तो सबसे अधिक राशि दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में, इसमें लगभग दिया था 25 लाख रुपया। कितना लाख दिया था, 25 लाख रुपया दिया जाता है। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किससे था, बैडमिंटन से था। किससे था, बैडमिंटन से था, ठीक है ना। और वही 16 नंबर जर्सी का एक व्यक्ति था, पी.आर. श्रीजेश, 16 नंबर था। सब देख लीजिए। हाँ, जूनियर हॉकी टीम का कोच बना है, और साथ ही साथ वो रिटायरमेंट भी ले लिया है। सर उनका जर्सी नंबर 16 है, ठीक है ना। और सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर कितना है, 10। और धोनी का जर्सी नंबर है 7। विराट कोहली का 18, विराट कोहली का 18। एक और कोई खिलाड़ी है जिसका, रोहित शर्मा, उसका भी कितना है, 44 के 45 है। और क्रिस्टोफर रोनाल्डो, उनका जर्सी नंबर 7। और लियोन मेसी कितना है, 10। लियोन मेसी का 10। क्योंकि अभी है ना अपना नीलामी की है जर्सी का, धोनी, सचिन तेंदुलकर और ये क्या नाम है, ये नहीं पी.आर. श्रीजेश। तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो अपना जर्सी का नीलामी किए हैं। पी.आर. श्रीजेश का जर्सी नंबर 16 है, कितना है, 16। धोनी का 7, और सचिन तेंदुलकर का 10, कितना है, 10, याद रखिए। अब विराट कोहली कितना है, 18। तो विराट कोहली भी नीलामी नहीं किया है, पर सचिन तेंदुलकर, पी.आर. श्रीजेश और धोनी ने अपना जर्सी का नीलामी किया है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। और मनिका बत्रा का संबंध किसके से संबंधित है, टेबल टेनिस। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मनिका बत्रा टेनिस। अब बताइए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9। अब वॉलीबॉल में 6 होता है, वॉलीबॉल 6, और नेटबॉल में 7 होता है, नेटबॉल 7। कबड्डी भी 7 होता है, नेटबॉल 7, वाटर पोलो 7 होता है, ठीक है ना। त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है, ठीक है ना। वाटर पोलो 7, अब नहीं 7 होता है, वाटर पोलो 7, और सीधे पोलो कहेगा था 4, सीधे पोलो कहेगा कितना 4, पोलो 7, ठीक है ना। वाटर पोलो 7, देखिए
खो खो में 9 होता है, खो खो में 9, बेसबॉल 9, बेसबॉल कितना होता है 9, ठीक है ना। और वॉलीबॉल 6, और बास्केटबॉल में होता है 5, फुटसॉल में भी होता है 5, कितना होता है 5, फुटसॉल कितना होता है 5, ठीक है ना। तो बास्केटबॉल और फुटसॉल, फुटबॉल का ही एक छोटा रूप होता है, ठीक है, उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। त्वरित कार्यबल, इधर का मेन सा क्वेश्चन समझ लीजिए, इसका पूरा खत्म कर देंगे कहानी। त्वरित कार्यबल RAF रैपिड एक्शन फोर्स किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो यह जो भाग होता है CRPF, सेंटर रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, ठीक है ना। तो सेंटर रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स का हिस्सा है RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। भारत में बहुत सारे अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय का अधीन काम करता है, ठीक है ना। जो अर्धसैनिक बल होता है वो किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय का अधीन काम करता है। देखा जाए पूरा देख लीजिए कहानी है। सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के नीचे होता है रक्षा मंत्री, कौन होता है? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री के नीचे होता है CDS, कौन होता है? CDS। और CDS के नीचे होता है 3 सेना। कितने सेना होता है? 3 सेना। एक होता है थल सेना, थल सेना, और एक होता है जल सेना, जल सेना, और एक क्या होता है? वायु सेना। ये तीनों क्वेश्चन खूब पूछता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। देखिए मेरे भाई, जो थल सेना दिवस मनाते हैं यह 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। और वहीं जल सेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को मनाते हैं। और वायु सेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वही बात किया जाए थल सेना का कमांड कितने हैं, तो थल सेना के 7 कमांड है। कितने कमांड है? 7 कमांड। और वायु सेना का भी 7 कमांड है। वायु सेना कितने कमांड है? 7 कमांड है। और जल सेना का कमांड की संख्या है 3। जल सेना कितने कमांड है? 3। तो थल सेना के 7 कमांड है, जल सेना के 3 कमांड है, और वायु सेना के 7 कमांड है। ये जो था ये रक्षा मंत्रालय का अधीन काम करता है। उसके बाद अब आइए जो गृह मंत्रालय का अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय का अधीन जो काम करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो काम करता है, भारत में बहुत सारा अर्धसैनिक बल है। गृह मंत्रालय का अधीन जो काम करता है, तो भारत में बहुत सारा अर्धसैनिक बल है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय का अधीन काम करता है, बहुत सारा अर्धसैनिक बल है, ठीक है ना। मैप से करा दे क्या? इसी तरह से हो जाएगा, मैप से कराते। 1 मिनट देखिए, गृह मंत्रालय का अधीन बहुत सारा अर्धसैनिक बल है, ठीक है ना। जो अर्धसैनिक बल है, सबसे पहला अर्धसैनिक बल जिसका था असम राइफल। क्या नाम था भाई? असम राइफल। और असम राइफल का जो स्थापना किया गया था 1835 ईस्वी में। और उसको पहले असम राइफल को कछार लेवी कहते थे। क्या कहते थे? कछार लेवी। असम राइफल को पहले कहते थे कछार लेवी, ठीक है ना। और उसको 1917 ईस्वी में कछार लेवी से बदलकर नया नाम कर दिया गया असम राइफल। क्या कर दिया गया? असम राइफल, ठीक है ना। तब भारत का पहला अर्धसैनिक बल, जो पहला अर्धसैनिक बल है, ठीक, 1 मिनट, यहीं तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का जो पहला अर्धसैनिक बल है, ठीक है, भारत का पहला अर्धसैनिक बल, उसका नाम क्या है? असम राइफल। क्या है? असम राइफल। असम राइफल को पहले कछार लेवी कहते थे। क्या कहते थे? कछार लेवी। और इस कछार लेवी का जो स्थापना हुआ था 1835 ईस्वी में हुआ था, 1835 में, ठीक है ना। और इस कछार लेवी को 1917 ईस्वी में जाकर इस कछार लेवी को असम राइफल कर दिया गया, असम राइफल। और इसका मुख्यालय बनाया गया मेघालय में। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मेघालय में। और इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं या पर्वतीय लोगों का मित्र कहते हैं। पूर्वोत्तर का पहरे या पर्वतीय लोगों का मित्र। और यह असम राइफल म्यांमार के सेना पर तैनात रहता है। किस सेना पर तैनात रहता है? म्यांमार के सेना पर तैनात रहता है। उसके बाद चाइना को सीमा को जब देश में 1962 में भारत चाइना युद्ध हो गया, 1962 ईस्वी में प्रथम भारत चीन युद्ध हो गया, तो चाइना के सीमा पर यानी चीन के सीमा पर ITBP का इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स ITBP इसका जो गठन किया गया 1962 में। यह सब गृह मंत्रालय का अधीन काम करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेपाल, तो नेपाल का सीमा, उसके बाद भूटान की सीमा।
तो नेपाल का सीमा और भूटान के सीमा पर भारतीय अर्धसैनिक बल, इसका नाम था सशस्त्र सीमा बल SSB, और इस SSB का जो गठन किया गया 1963 में किया गया। कब किया गया? 1963 में किया गया, ठीक है ना। तो SSB का जो गठन किया गया 1963 में किया गया। तो यह तैनात रहता है नेपाल के सीमा पर और भूटान के सीमा पर, नेपाल और भूटान। उसके बाद जब देश में पाकिस्तान के सीमा पर और बांग्लादेश के सीमा पर, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है ना। 1971 में जाके ये बनता है पाकिस्तान का तोड़कर पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश, ठीक है ना। बाकी उससे पहले यह पाकिस्तान ही रहता है। तो टोटल पाकिस्तान के सीमा पर यहाँ पर गठन किया जाता है BSF। किसका गठन किया जाता है? BSF का गठन किया जाता है। और इस BSF का जो गठन हुआ 1965 में। तो यह पाकिस्तान के सीमा पर जो रहता है BSF, वो ऐसा गठन कब हुआ है? 1965। तो वर्तमान समय में BSF 2 देश के सीमा पर है, एक पाकिस्तान और एक कौन है? बांग्लादेश के सीमा पर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, ठीक है ना। और वही देश में आंतरिक सुरक्षा करने के लिए गठन किया गया था CRPF, सेंटर रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, और इसका जो गठन किया गया 1939 ईस्वी में। और देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र को रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, या एयरपोर्ट को सुरक्षा करने के लिए, मेट्रो को सुरक्षा करने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग को, उद्योग वाला सेक्टर को रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1969 ईस्वी में CISF का गठन किया था। किसका गठन किया था? CISF। तो CISF का जो गठन हुआ 1969 ईस्वी में हुआ था। CISF का गठन कब हुआ है? 1969 में। उसके बाद भारत सरकार ने तटरक्षा सीमा को रक्षा करने के लिए, तट वाला सीमा को रक्षा करने के लिए कोस्ट गार्ड का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? कोस्ट गार्ड का। और कोस्ट गार्ड का जो स्थापना हुआ था यह 1977 के अधिनियम के तहत 1978 ईस्वी में किया गया। 1977 के अधिनियम के तहत 1978 में किया गया, ठीक है ना। और CRPF हो गया, CISF हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, ठीक है ना। और इस सब का जो मुख्यालय है, तो सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में है। बाकी बात सिर्फ असम राइफल का मुख्यालय है मेघालय में। कहां पड़ता है? मेघालय में। उसके बाद बड़े बड़े नेताओं को देखरेख करने के लिए भारत सरकार ने होम गार्ड की स्थापना किया था 1946 ईस्वी में, ठीक है ना। और युवा और युवतियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में NCC का गठन किया था। तो होम गार्ड का जो स्थापना किए थे, किए थे 1946। उसके बाद युवा और युवतियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में किसका स्थापना किए थे? NCC का स्थापना किए थे, ठीक है ना। उसके बाद इसी NCC को पलट दीजिएगा तो 48 को पलटे कितना था? 84। तो 84 में गठन हुआ था NSG का। किसका गठन हुआ था? 1984 में NSG का गठन हुआ था। 84 में NSG का गठन था, ठीक है ना। और इस सब का जो मुख्यालय है सबका कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और CRPF एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल है जो भारत के साथ साथ 3 देश में भी तैनात रहता है। CISF एकमात्र अर्धसैनिक बल है जो भारत के साथ साथ 3 देश में तैनात है, ठीक है ना। श्रीलंका, हैती और कोसोवो। श्रीलंका में तो 2 पुरुष बटालियन है, 1 महिला बटालियन भी है, ठीक है। तो कहेगा ऐसा कौन सा अर्धसैनिक बल है जो भारत के साथ साथ 3 देश में तैनात है? तो CRPF। कौन है? CRPF। श्रीलंका, हैती और कोसोवो। और इसी से टूटकर दंगा फसाद को रोकने के लिए श्रीलंका, हैती और कोसोवो। हैती पड़ता है अटलांटिक महासागर में, कोसोवो पड़ता है यूरोप में, और श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे। श्रीलंका, हैती और कोसोवो। यहां पर लिख लेते हैं श्रीलंका, हैती और कोसोवो। देखिए ये हैती पड़ता है अटलांटिक महासागर में, श्रीलंका तो इसे यहां पड़ता है और कोसोवो यूरोप में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी CRPF से दंगा फसाद को रोकने के लिए भारत सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया था, RAF का गठन किया था। किसका गठन किया था? RAF, रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया था। इसका जो गठन किया 1992 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1992 ईस्वी में हुआ है।
आपका जितना अर्धसैनिक बल है पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। सबका नई दिल्ली है, बस असम राइफल कहाँ है, मेघालय में। बस होम गार्ड का है ना, सबका अपना अपना राज्य में है, होम गार्ड का अपना अपना राज्य में है। बाकी वो जितना भी अर्धसैनिक बल है सबका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है ना। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। क्या बोले, ये अर्धसैनिक बल है, ये राष्ट्रपति का अधीन था, सब राष्ट्रपति का अधीन आता है, ठीक है ना। नहीं, राष्ट्रपति और सीडीएस का अधीन जो आता है ना, 3 गो आता है, थल जल और वायु वाला आता है, ठीक है ना। ना कोस्ट गार्ड जो आता है अर्धसैनिक आता है 1978 से अर्धसैनिक बल है। देख लीजिए, खींच लीजिए फोटो, मिटा देना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना, पूरा से बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। 17 को कमांड, समझ रहे हैं ना, पूरा रटवाने में 1 घंटा लग जाएगा। उसको पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, हमको मायने बैठाना है। देखिए, अब बता दीजिए, ये क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में, अब तो पूरा पूरा नोट्स दीजिए क्वेश्चन को, बताइए। त्वरित एक्शन बल ये किसका हिस्सा है, सीआरपीएफ का है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, ठीक है ना। इसका स्थापना 1939, रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना 1992 और दोनों का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है, तो समाजवादी जो विचार होता है ना, देखिए समाजवादी जो विचार होता है किसे स्वीकार नहीं करेगा, निजी संपत्ति को, ठीक है ना, निजी संपत्ति को, कि पूंजी को नहीं करता है। देखिए तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, हाँ देखिए, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है, तो निजी संपत्ति को। आप देखिए, समाजवादी विचार को समझाया था कार्ल मार्क्स ने, समझाया था, किसने समझाया था, कार्ल मार्क्स ने समझाया था। कार्ल मार्क्स किस समझाया था, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। और इसमें निजी संपत्ति पर जोर नहीं देता है, कि निजी संपत्ति पर पूंजीवादी जोर देता है। कौन देता है, पूंजीवादी। पूंजीवादी का एकमात्र मतलब उद्देश्य रहता है प्रतिस्पर्धा करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, मतलब लाभ कमाना उद्देश्य रहता है पूंजीवादी का। जैसे अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश हो गया, कैसा अर्थव्यवस्था वाला देश है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और मिश्रितवादी में जैसे आता है भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जो होता है दोनों को बराबर रहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी बरकरार रखता है और समाजवादी को भी बरकरार रखता है। और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, जहां पर आयात निर्यात होता ही नहीं है। जैसे आप देखिएगा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है प्योंगयांग, क्या नाम है उसका, किम जोंग नाम है, और उसका प्योंगयांग राजधानी है, ठीक है ना। तो उत्तर कोरिया का जो राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है ना। और उसका जो किम जोंग उन है, वो कहता है अपना देश में उत्पादन करेंगे और अपना देश में जो उत्पादन करेगा वही लोग को खरीदना पड़ेगा और उसी देश में ही खरीद बिक्री होगा, बाहर से ना मंगवाएंगे और नहीं भेजेंगे। तो वह जो देश है वह बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां पर आयात निर्यात नहीं होता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986, 1986, पर्यावरण 1986। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाएगा, अंतर जातीय विवाह, ठीक है ना। यानी सेम कास्ट से कीजिए या उप कास्ट से कीजिए, उसी को बोलते हैं अंतर जातीय विवाह। जैसे में यादव में विवाह होता है ना, भूमियार में भूमियारे में होता है, राजपूत में राजपूत में होता है, सब में सब होता है। मत देखिए, प्यार मोहब्बत अलग चीज होता है, प्यार मोहब्बत से लोग कर लेता है, अलग चीज होता है। और कितना लड़की जो होता है ना, प्यार मोहब्बत का बहाना देकर कितना लड़का का बर्बाद कर देती है, ठीक है ना। बहुत सारा लड़का से बर्बाद हुआ। लड़का इतना शरीफ होता है, यदि उसको कह दीजिएगा लड़की यदि भूखे से हम खाना भी नहीं बना है, और लड़का सच्चा प्यार कर रहा है, तो रात को 12 बजे खाना बना देगा उसके लिए, ठीक है ना। हम तो एक ही चीज करना चाहेंगे, लड़का का जीवन बर्बाद करने वालों लड़की जरा सुन लो, ठीक है ना। लड़का का जीवन बर्बाद करने वाले लड़की जरा सुन लो, ठीक है ना। यदि लड़का यदि बर्बाद हुआ, यदि लड़का का माँ का यदि बदुआ लग जाएगा, तो तुम्हारी नस्लें तक बर्बाद हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी लड़का का जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए। लड़का बहुत शरीफ होता है, उसका दिल टूटता है ना, कहीं मन नहीं लगता है। सही बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं मन लगता है।
हमको तो बिल्कुल पता है, हमको बहुत पता है, बहुत अच्छा तरीके से पता है। साफ मन लगता है, आपका सालों को सालों बर्बाद हो जाएगा। आप घूमते रहिएगा, याद आता रहेगा, कहीं चलते रहेगा, याद आता रहेगा, छत कहीं पर घूमते रहिएगा, देखते रहिएगा कैसे वाले, ठीक है ना, बहुत याद आता है। इसलिए किसी के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अंतरजातीय विवाह हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंतर बी होगा, ये बी होगा, अंतरजातीय विवाह होगा, ठीक है ना। अंतर विवाह है अपनी ही, अच्छा सुनिए, अपनी ही जाति में विवाह करा ना, अपनी ही जाति में, तो अंतर विवाह हो जाएगा। और अंतर जातीय मतलब अलग जात का हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो अलग जात का हो जाएगा, तो हो जाएगा। यहाँ पर हमको लगा बी लिखा हुआ, ठीक है, तो ये अंतर विवाह हो जाएगा। क्या होगा? अंतर विवाह। मुगल काल में पूरे राज का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है? तो मुगल काल में पूरे राज का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है? दीवान देखता है। कौन देखता है? दीवान। दीवान समझते किसे बोलते हैं? दीवान जो वित्त विभाग जो होता है ना, फाइनेंशियल मिनिस्टर, उसी को बोलते हैं दीवान। अकबर के कार्यकाल में ऐसे अकबर 1556 ईस्वी में मुगल गद्दी पे बैठा था। अब 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक यह मुगल गद्दी पे बैठा और दिल्ली में जाकर शासन किया था, ठीक है ना। पहले तो इसका राजधानी आगरा हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? आगरा। और इसके दरबार में जो रहता था, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करता था। कितने रत्न हुआ करते थे? 9 रत्न हुआ करता था। और ये 9 रत्न जो थे, 9 रत्न में सबसे पहले याद रखेगा अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना थे। अब्दुल रहीम याद करवा देंगे, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद एक था मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। मान सिंह थे। कौन थे? मान सिंह, ठीक है ना। और एक थे मेरा फकीर अजीउद्दीन। कौन थे? फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन। और एक मुल्ला दो प्याजा भी थे। मुल्ला दो, ये हमेशा अपना कमर में मतलब मुट्ठा मुट्ठा बांध के प्याज लेकर घूमते रहते, खाली प्याज खाते रहते थे, इसलिए मुल्ला दो प्याज नाम रख दिया गया। फकीर अजीउद्दीन थे। उसके बाद एक थे फैजी। कौन थे? फैजी। एक मेरे भाई तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। उसके बाद बिरबल थे। कौन थे? बेरबल। बेरबल। कौन थे? बिरबल। एक थे टोडरमल। कौन थे? टो अड अर अमल, टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। तो अकबर के दरबार में यही 9 रत्न हुआ करते थे। तो अकबर के दरबार कितने रत्न हुआ करते थे? 9। एक थे मेरे भाई अबुल फजल। क्या थे? अबुल फजल। और कौन थे? खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन। उसके बाद कौन थे? फैजी। उसके बाद तानसेन। कौन थे? तानसेन। उसके बाद बिरबल। उसके बाद टोडरमल। यही टोडरमल था, यही टोडरमल जो वित्त विभाग देख रेख करता था। क्या देता था? वित्त विभाग का देख रेख करता था। और यही दीवान का काम करता था। कौन? टोडरमल। तो अकबर का दरबार जो 9 रत्न था, टोडरमल। फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल, ठीक है ना। और अकबर का दरबार जो गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर, कौन था? बिरबल था। अकबर क्या करेगा नहीं करेगा इस सब को देख रेख कौन करता था? बिरबल करता था। कौन करता था? बिरबल, ठीक है ना। तो बिरबल और टोडरमल के बारे में याद रखना है। गृह मंत्री बिरबल था और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? टोडरमल। जो यही था दीवान का काम करता था। दीवान, दीवान, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यही कह रहा था मुगल काल में पूरे राज की वित्त व्यवस्था। तो वित्त मतलब समझे ना, फाइनेंस। वित्त मतलब क्या होता है? फाइनेंस। तो वित्त व्यवस्था का कौन अधिकारी देखता था? दीवान। और दीवान कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल, ठीक है ना। उसके बाद राजस्व जो फकीर अजीउद्दीन थे, राजस्व अधिकारी थे, ठीक है ना। और जमींदार के तौर पर फैजी था। और अमल गुजार जो था ये वाला मंत्री था, अमल गुजार। जो मान सिंह था ना, सेनापति था। ये क्या था? सेनापति। और माल गुजार करता था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा है। 250 ना, ये क्वेश्चन नहीं है।
इसमें याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होता है ना, ऊष्माक्षेपी में हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, उसमें हमेशा हर चीज ऊंचे होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी वाला पूछे कुछ भी तो क्या मारेगा? ऊंच होगा। कहीं भी रिएक्शन वाला आएगा ना, तो जहां में ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन में, तो जहां पे ऊंच रहेगा, ठीक है ना, तो ऊंच वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए यहां पर है उच्च ताप और उत्प्रेरक, यहां पर 3 चीज, उच्च दाब भी है, उत्प्रेरक है, और क्या हो जाएगा? निम्न ताप। तो ऊष्माक्षेपी में हमेशा क्या होता है? उच्च होता है। और यहाँ क्या है? उच्च दाब और उत्प्रेरक। बाकी इसमें 3 चीज है, इससे निम्न ताप भी होता है, याद रखिए, इससे निम्न ताप भी होता है। बाकी इसका कंडीशन होता है जहां भी रहेगा ना उच्च, तो उच्च वाला मारिएगा। ऐसे इसका रहता है ना, बनाते इसका नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा होता है, इसे उत्प्रेरक भी है ना, उत्प्रेरक हो गया, निम्न ताप भी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। इसमें देखिए कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। सही बात है, नहीं बनता यौगिक। चीनी और नमक मिला दीजिए, एक यौगिक बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। उसके बाद यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है। सही बात है, पहले चीनी और पानी था, अब मिला दी तो एक गुण हो गया। उसके बाद देखिए मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। नहीं, सही नहीं है। मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के नहीं होता है, यह निश्चित अनुपात में होता है। कैसा होता है? निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है ना। तो मिश्रित जो होता है 2 या 2 से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन होता है, ठीक है ना, निश्चित अनुपात नहीं होता है। अब मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन से बनता है। सही बात है। यहाँ देखिए, आप देखिए, इससे समझ लीजिए, आप यहीं से अपने बना दीजिए क्वेश्चन। इसको जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ की 2 अवस्था याद रखिएगा। एक होता है भौतिक, क्या होता है? भौतिक। एक क्या होता है? रासायनिक। क्या होता है? रासायनिक। रासायनिक। तो रासायनिक में याद रखें, ये भी 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2। एक होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। एक क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ जो होता है ना, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है मेरे भाई तत्व। क्या होता है? तत्व। और एक क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। तत्व और यौगिक। और जो तत्व होता है ना, तत्व होता है 3 प्रकार का। तत्व कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का। तत्व में होता है, एक होता है धातु, और एक क्या होता है? अधातु, और एक होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। होता है ना? नहीं होता है? धातु, अधातु, उपधातु। जिसमें करंट पास हो जाए उसी बोलते हैं धातु। तो धातु की संख्या है 91। धातु की संख्या कितना है? 91। और अधातु की संख्या है 20। कितना है? 20। और उपधातु की जो संख्या है कितना है? 7। तो जिसमें करंट पास हो जाता है धातु, जिसमें नहीं पास होता है अधातु, और जिसमें थोड़ा थोड़ा पास होता है उपधातु। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या आ जाएगा? उपधातु। उपधातु 7 होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, और आर्सेनिक, टेलेनियम, और क्या होता है? पोलेनियम होता है। तो 7 उपधातु होता है। वही यौगिक की बात किया जाए तो यौगिक 2 प्रकार का होता है। यह होता है, एक होता है कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक। एक क्या होता है? अकार्बनिक। एक क्या होता है? अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा हो कार्बनिक। जैसे मिथिल लिखेंगे CH4, क्या इसमें कार्बन है कि नहीं है? नहीं है? है। तो यह हो जाएगा कार्बनिक। और इसका निश्चित अनुपात भी है, 1 अनुपात। कार्बन एगो है ना, 1 है ना, 1 अनुपात 4। और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। जैसे जल लीजिए, जल का क्या होता है? H2O होता है ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, 1 ऑक्सीजन है, 2 अनुपात 1। तो जिसमें कार्बन की मात्रा हो कार्बनिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो अकार्बनिक। बाकी दोनों में निश्चित मात्रा में अनुपात होना चाहिए। इसका अनुपात जो होता है ना, किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए, निश्चित अवस्था होना चाहिए, किसी ना किसी का निश्चित फार्मूला होना चाहिए। तो यहां पर कार्बनिक का भी निश्चित फार्मूला है और अकार्बनिक का भी निश्चित फार्मूला है, नहीं है ना। तो उसी तरह आप यहां पूछ रहा था यौगिक के बारे में, आप अपने बना दीजिएगा। यौगिक जो होता है, यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है। ये तो सही बात है। यहां पर मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनता है, बनता तो है, सही बात है।
उसके बाद यहां पर होता है ना, मूल तत्वों से भिन्न होता है, सही है। यहां दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर निश्चित अनुपात से बनता है। किससे बनता है? निश्चित अनुपात से बनता है। इसका ए नंबर हो जाएगा निश्चित अनुपात से। किससे बनेगा? निश्चित अनुपात में। कि यौगिक जो होता है, यौगिक यहां पर देखिए, यौगिक के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है? निश्चित अनुपात है। अब वही मिश्रण में देख लीजिएगा, मिश्रण किसी अवस्था मिला लीजिए। जैसे मिश्रण हो जाएगा, मान लीजिए है बालू ले लीजिए, ठीक है ना। अब बालू को गिट्टी मिला दीजिए, मिश्रण है, ठीक है ना। तो किसी अवस्था में मिल जाएगा। सीमेंट को बालू मिला दीजिए, किसी अवस्था में मिल जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। मार भात में घी मिला दीजिए, मार भात में घी मिला दीजिए, किसी अवस्था में मिल जाएगा, वो भी क्या है? एक मिश्रण है। पानी में रंग मिला दीजिए, वो भी क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है ना। चावल में दाल को मिला दीजिए, मतलब मिश्रण हो जाएगा। तो क्या उसका निश्चित अनुपात होता है? नहीं होता है। तो उसी को ना बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण का भी दो प्रकार होता है, एक होता है समांगी। क्या होता है? समांगी। और एक होता है बेसमांगी। देखिए, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जिसको आप मिलाने से पहचान लेते हैं, ठीक है ना, वह हो जाएगा बेसमांगी। और जिसको मिलाने के बाद नहीं पहचान पाते हैं, समांगी। जैसे नमक और चीनी पानी में मिला दिए, तब पहचान लीजिएगा नमक है कि चीनी है? नहीं पहचान पाइएगा। तो यह हो जाएगा कैसा? समांगी मिश्रण, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारा लड़कियां हो जाए, बहुत सारा लड़का हो जाए, सबको मिला दे एक जगह, यह पहचान लीजिए कि नहीं पहचान लीजिए? हाँ, ये लड़की है, ये लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा? बेसमांगी। कच्चा चावल और कच्चा दाल को मिलाइए तो पहचान लीजिए कि नहीं पहचान लीजिएगा? बेसमांगी। जैसे इस वायु में बहुत सारा हवा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गन है, बहुत सारा गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या पहचान है कौन कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? समांगी कि विसमांगी? समांगी हो जाएगा। पता नहीं है? नहीं। तो वैसा मिश्रण जिसको आंख से पहचान सकते हैं, पहचान सकते हो जाएगा बेसमांगी। और जिसको नहीं पहचान सकते क्या हो जाएगा? समांगी, ठीक है ना। बुझाया? तो नमक और चीनी को एक जगह अलग रखिएगा तो पहचान लीजिएगा, और उसी को पानी में रख दीजिएगा, नहीं पहचान पाइएगा। तो नहीं पहचान लीजिए तो क्या हो जाएगा? समांगी, ठीक है ना। अब देखिए, धातु का संख्या कितना है? 91। अधातु 20, उपधातु 7। और यौगिक किसे बोलते हैं? जिसका निश्चित अनुपात हो। और यौगिक दो प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बन CH4 जैसे मिथेन होता है, इसका 1:4 है। अकार्बनिक जैसे जल H2O 2:1, निश्चित अनुपात है ना। तो बुझाया क्वेश्चन? तो कौन सा तत्व असत्य हो जाएगा? तो इसका देखिए निश्चित अनुपात है, रासायनिक संयोजन से नहीं, निश्चित अनुपात के योग से होगा, निश्चित अनुपात के योग से होगा। सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? देखिए, उत्तरी अंडमान में। नहीं करे, देख ऐसे देखिए, ऐसे याद रखिएगा। कोई लड़की को ज्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा ना तो कहेगी सैंडल उतार के मारेंगे तुमको हम। कैसे मारेंगे? सैंडल उतार के मारेंगे। तो सैंडल उतार के मारेंगे, तो उतार से उत्तरी और सैंडल से सैंडल पीक। तो उत्तरी अंडमान का ऊंची चोटी हो जाएगा सैंडल पीक। नहीं बुझाया? तो उत्तरी अंडमान का ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। जब सैंडल उतार के मारेंगे तो सैंडल पीक किसका हो जाएगा? उत्तरी अंडमान का। कहेगा सैंडल उतार के मारेंगे तो सैंडल पीक किसका हो जाएगा? उत्तरी अंडमान का। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान का। दक्षिणी अंडमान का दो है, एक है माउंट हेरियट। क्या है? माउंट हेरियट और माउंट कैबो। माउंट हेरियट और माउंट कैबो। तो माउंट हेरियट जो पड़ता है, माउंट हेरियट और माउंट कैबो, माउंट हेरियट और माउंट कैबो, ये किसका पड़ता है? दक्षिणी अंडमान का। हम तो साफ साफ लिखने का कोशिश करेंगे, अब सीख रहे हैं साफ साफ लिखने का, बहुत गंदा लिखते हैं हम। देखिए, दक्षिणी अंडमान का दो लिख लीजिएगा। एक लिखिएगा माउंट कैबो, माउंट कैबो, माउंट कैबो। और एक लीजिएगा माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ठीक है ना। अब माउंट अंडमान का लिखिएगा माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। इसका ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। क्या है? माउंट थुलियर। तो माउंट अंडमान का है माउंट थुलियर, दक्षिणी अंडमान का है हेरियट और कैबो, हेरियट और कैबो। और उत्तरी अंडमान का ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। क्या पड़ता है? सैंडल पीक, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए।
लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग होता है? अग्नाशय का होता है। किसका होता है? अग्नाशय का लैंगरहैंस होता है, ठीक है ना। और अमाशय में ही इससे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों बताइए। अंतःस्रावी कौन होता है? ये अग्नाशय होता है, जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जिसको मिश्रित, अंतर और बाह्य दोनों होते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्रित। वो कौन होता है? अग्नाशय। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीस ग्रंथि को। और लरो और उरो हार्मोन किससे स्रावित होता है? एड्रिनल से होता है। लरो और उरो एड्रिनल से। जब एड्रिनल ग्रंथि उत्तेजित होता है तो आंख पूरा खरा खरा हो जाएगा, शरीर में रुआ रुआ खरा हो जाएगा, मन करेगा किसी को मार दे फाड़ दे, ठीक है ना। तो ये होता है किसका? एड्रिनल ग्रंथि होता है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रंथि होता है पीस ग्रंथि। आगे देखिए, थल सेना। थल सेना देखिए, थल स्थल सेना, देखिए थल सेना स्थल से है तो नौसेना किससे हो जाएगा? जल से। पहले ही बता दें, थल सेना स्थल से है तो नौसेना किससे हो जाएगा? कितना मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। थल सेना स्थल से है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में संबंध क्या है? ठीक है ना। तो तीन को तो होवे करता है, इसी को घुमा फिरा कर हमेशा पूछते रहता है। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनाप्लेथिलीन। फिनॉल प्लेथिलीन, तीन को पूछता है कौन सा अम्ल होता है, क्षार होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तीनों लिख लीजिए। तब मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या होगा? इसका अम्ल यहाँ पे अग्ल नहीं है, अम्ल लाल, क्षार क्या हो जाएगा? पीला होता है। देखिए तीन को होता है, तीन को याद रखिएगा। पहला मेरे भाई मिथाइल याद रखिए, मिथाइल। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, यह क्षार अम्ल क्षार, पहले अम्ल, क्षार और उदासीन। मिथाइल ऑरेंज का जो अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है? तो गुलाबी होता है। अम्ल क्या होता है? गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज का अम्ल क्या होता है? गुलाबी। और इसी गुलाबी को कहा जाता है लाल। क्या कहते हैं? लाल। और मिथाइल ऑरेंज का जो क्षार होता है वह पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। और उदासीन में इसका कलर जो होता है ना, नारंगी होता है। उदासीन में इसका कलर कैसा होता है? नारंगी। सही लिखा है ना? नारंगी, सही है ना? नारंगी। तो देखिए, तब मिथाइल ऑरेंज का अम्ल गुलाबी होता है। अम्ल क्या होता है? गुलाबी, इसी को कहता है लाल। और क्षार क्या होता है? पीला। और उदासीन में क्या हो जाएगा? नारंगी। क्या हो जाएगा? नारंगी। और फिनॉल प्लेथिलीन, फिनॉल प्लेथिलीन, फिनॉल प्लेथिलीन जो होता है, प्लेथिलीन जो होता है, इसका भी अम्ल, क्षार, इसका देखिएगा अम्ल, अम्ल जो होता है ना, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और यहां पर इसे अम्ल उदासीन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अम्ल को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और इसका जो उदासीन जो होता है ना कलर, इसको क्या बोलते हैं? उदासीन में जो होता है इसका रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। रंग, कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन। और यहाँ पर उदासीन में, यानी कि उदासीन जैसा ही इसका भी हाल होता है। ये अभी जो होता है ना रंगहीन, अम्ल भी होता है ना रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। क्या होगा? रंगहीन। और यहाँ पर क्षार, क्षार जो होगा ना, क्षार या गुलाबी होगा। कैसा होगा? गुलाबी होगा। क्या होगा? गुलाबी। तो फिनाप्लेथिलीन में जो अम्ल होता है रंगहीन होता है, और क्षार गुलाबी होता है, और उदासीन में क्या हो जाएगा? रंगहीन होता है। यानी दो चीज में रंगहीन होता है, एक उदासीन में और एक अम्ल में। उदासीन और अम्ल में होता है। और क्षार में क्या होगा? गुलाबी। क्या होगा? गुलाबी। उसके बाद एक और होता है मेरे भाई, जिस लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर जो होता है
तो यह अम्ल में, लिटमस पेपर अम्ल में होता है यह लाल। क्या होता है? लाल, लाल होता है ना। लाल, नीला और बैंगनी, लाल और क्षार में जो होगा नीला होता है। क्षार में क्या होता है? नीला। और उदासीन में क्या होगा? उदासीन में क्या होता है? बैंगनी होता है। उदासीन में क्या होता है? बैंगनी होता है, बैंगनी होता है, बैंगनी होता है। उदासीन में क्या होता है? बैंगनी। अम्ल में लाल, क्षार में नीला, क्षार में नीला, और उदासीन में क्या होता है? बैंगनी होता है। मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में गुलाबी, अम्ल में क्या होता है? गुलाबी, अम्ल में गुलाबी, क्षार में पीला, क्षार में पीला, और उदासीन में नारंगी, उदासीन में नारंगी। और फिनाइलएथिलीन अम्ल में क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। क्षार में गुलाबी और उदासीन में क्या होता है? रंगहीन। यही तीन गो है, आपको एग्जाम में घुमा फिरा के सब एग्जाम पूछता रहता है, इससे बाहर नहीं है। तो यही तीन गो है। इनको कह देगा से मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय कलर कैसा होता है, या मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय कलर कैसा होता है? क्या होता है? गुलाबी या लाल। मिथाइल ऑरेंज का उदासीन कलर कैसा होता है? यहां से तीनों क्वेश्चन बना। तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय कलर गुलाबी या लाल, गुलाबी या लाल। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय कलर कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का उदासीन कलर कैसा होता है? नारंगी। और फिनाइलएथिलीन का अम्लीय कलर कैसा होता है? रंगहीन। फिनाइलएथिलीन का क्षारीय कलर कैसा होता है? गुलाबी। और फिनाइलएथिलीन का उदासीन कलर कैसा होता है? रंगहीन होता है। लिटमस पेपर का अम्लीय कलर कैसा होता है? लाल। लिटमस पेपर का क्षारीय कलर कैसा होता है? और लिटमस पेपर का उदासीन कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। आपका ये टोटल 9 क्वेश्चन हुआ ना, यही एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता, इससे बाहर नहीं रहता है। अब बहुत बार पूछा हुआ है, द्रोह का मेंस का क्वेश्चन है, द्रोह का मेंस का क्वेश्चन, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, यही पूछता रहता है घुमा घुमा। आज ये पूछ दिया है, ये वाला से मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय कलर कैसा होता है, कभी पूछ सकता है। फिनाइलएथिलीन का पूछ सकता है, कभी पूछ देगा आपका लिटमस पेपर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कमेंट लेना है क्या? ले लीजिए, ले लेना। अब देखिए आगे, देखिए लोकसभा में, देखिए क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? तो लोकसभा का सीट का 10वां हिस्सा, जैसे 1/10 होना चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए 1/10। जैसे लोकसभा होता है तो लोकसभा में कितना सीट है? 545। कितना सीट है? 545। 545 में से 500 आप लेके जा रहे थे डर के, उसका देखिए 545 में से विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए टोटल सीट का कितना होना चाहिए? 1/10 या 10% या 10% या 10वां भाग। एक ही बात है मेरे भाई, ये तीनों बात क्या है? एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे विपक्षी दल में अभी पड़ता कांग्रेस, कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस को सीट आया है इस बार 99 को सीट आया है। टोटल कितना होना चाहिए? 54.5, ठीक है ना। तो 545 का 1/10 करेंगे तो लगभग 55 आता है। कितना आता है? 55। और उसका कांग्रेस से कितना सीट प्राप्त है? 99। तो किस पार्टी को विपक्षी दल का नेता मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा, मिलेगा ना। तो कांग्रेस अभी है ना विपक्षी दल में, तो विपक्षी अभी मजबूत है, इसलिए मोदी अभी धड़ धड़ सब काम करेगा, इस साल बहुत काम करेगा। इस बार विपक्षी मजबूत होना चाहिए। तो लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु तो कितना सीट आवश्यक है? तो लोकसभा के सीट का 10वां हिस्सा, लोकसभा के सीट का 10वां हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा, लोकसभा में जो कार्रवाई शुरू होता है या राज्यसभा कार्रवाई भी शुरू होता है या विधानसभा कार्रवाई शुरू होता है या विधान परिषद में जो कार्रवाई शुरू होता है, उसका भी 1/10 होना चाहिए। जो कोरम होता है ना, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, इस सब का जो कोरम होता है 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। और पंचायत का जो कोरम होता है 1/20, 1/20। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कोरम होता है 9 होता है।
कितना होता है 9। इस धरती पर यही 4 चीज है, ये है। पंचायत का होता है 1/20, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम होता है 9, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इसका जो कोरम होता है 1/10, 1/10, इसको याद रखिएगा। अब करा रहे हैं, इसी में लिखा आ रहा है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? हाँ, क्या बोले, क्या बोले? हाँ, क्वेश्चन क्या करा है, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसका क्वेश्चन कुछ और करा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं 15। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ, इसको लिख लीजिएगा, VVI है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब बहुत आराम से लिखेंगे, बहुत आराम से करवाएंगे। बहुत हमको कंप्लेन आ रहा है, आप घचर पचर लिखते हैं, आप बड़ा स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात किया जाए तो इसका जो स्थापना हुआ 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल अनुच्छेदों की जो संख्या है वह 70 है। कितना है? 70। और अनुच्छेद हो गया 70 है। और अध्याय की बात किया जाए, अध्याय, इसमें 5 गो अध्याय है। अध्याय कितना है? 5। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वह 15 है। कितना है? 15 है। और इसमें जो न्यायाधीश होता है प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 गो न्यायाधीश, 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश रिटायर होते हैं। 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश रिटायर होते हैं। और इस न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, वह कितना होता है? 9 साल का होता है। कितने साल का होता है? 9 साल का होता है। कितने साल का होता है? 9 साल का। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में है। 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 पहला बात हम क्या कहें मेरे भाई, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो गठन हुआ 3 अप्रैल 1946 में। अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 70। अध्याय कितने हैं? 5। न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 गो न्यायाधीश क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 गो न्यायाधीश क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। और इस न्यायाधीश का कार्यकाल कितने साल का होता है? 9 साल का होता है। अब मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड में पड़ता है। और वही बात किया जाए, इसका बात किया जाए तो न्यायालय का कोरम इसकी कार्रवाई कब शुरू हो गए? टोटल 15 न्यायाधीश में से कम 9 न्यायाधीश बैठेगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बैठक शुरू होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कोरम होता है, कोरम कितना होना चाहिए? तो कोरम भी कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। कोरम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम होना चाहिए 9। मुख्यालय है द हेग। कार्यकाल 9 साल। 3 वर्ष पर 5 गो न्यायाधीश रिटायर होते हैं। 3 वर्ष पर 5 गो न्यायाधीश रिटायर होते हैं। न्यायाधीश कितने होते हैं टोटल? 15। और किसी एक देश से एक न्यायाधीश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें अध्याय कितने हैं? 5। अनुच्छेद कितना है? 70। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय प्रथम न्यायाधीश बने थे बेनेगल रामा राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जो उसका अध्यक्ष बने थे न्यायाधीश जो बने थे बेनेगल रामा राव। ठीक है ना? हाँ, नागेंद्र सिंह था। नागेंद्र सबसे ज्यादा समय था, 10 साल से ऊपर था वो। बुझाया ना? आगे बढ़ा जाए तो बताइए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते कितने हैं? 15 ना होते हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है? कार्यकाल कितने साल का होता है? 9 वर्ष का होता है। कोरम भी कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो न्यायालय जो होता है ना, जब परिसीमन का बैठक होता है, ठीक है ना, उसके बाद पंचायत में सीटों का आवंटन होता है। आर्टिकल 243 के डी के तहत, आर्टिकल 243 के डी और आर्टिकल 42 के तहत
आर्टिकल 42 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और आर्टिकल 243 के डी के तहत यानी घ के तहत पंचायत में सीटों का आवंटन किया गया है और कहा गया है महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वह 30% दिया जाएगा, लगभग 1/3। कितना दिया जाएगा? 1/3। और बिहार सरकार ने इसको चेंज कर दिया। बिहार सरकार ने जो आरक्षण का सिर था 50% कर दिया। कितना कर दिया है? 50%। महिला को नौकरी लेना बहुत आसान है, 50% आरक्षण है। बिहार पुलिस में जिसका 332 को नंबर होगा वो महिला आराम से बिहार पुलिस का नौकरी हो जाएगा, खाली उसका फिजिकल अच्छा होगा तब। इस बार उसका नंबर 2500 होगा ना, 25 नंबर भी होगा ना कोटा में, हो जाएगा पक्का। मैं कम से कम 60 है। बिहार सरकार आरक्षण देगा ऐसे ही, पहले उसका कम से 25 नंबर ऐसे होगा, 50 को नंबर तो बिहार सरकार दे देगा उसको, और 30 को 25 को नंबर नहीं लाएगा, 75 नंबर इसी तरह हो जाएगा उसका। 2500 नंबर होगा ना तो महिला का नौकरी सर हो जाएगा बिहार पुलिस में, ठीक है ना, मिनिमम। हाँ तो मान लीजिए 35 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं, बिहार पुलिस में 35 नहीं आएगा, खाली बी घस देगा वो उसका 35 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आज सीट जानते कितना है? 1,05,000 इसका रिजल्ट देगा। 1,05,000 समझ रहे हैं ना? 1,05,000 रिजल्ट देगा। आम बात है ये 1,05,000, ठीक है ना। सब डरता है महिला से। जीवन में 2 आदमी से हमेशा डरना चाहिए, 2 आदमी से। जीवन में 2 आदमी से हमेशा डरते रहना चाहिए। जो बात नहीं माने वो बहुत बर्बाद हो जाएगा, समझ लीजिए। एक स्त्री और एक मिस्त्री, ठीक है ना। स्त्री और मिस्त्री से यदि आप उलझ गए, ठीक है ना, यदि वाद विवाद हो गया तो आपका जो मकान का जो नक्शा होता है ना बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। तो यदि विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार उलझ के भी देख लीजिएगा। स्त्री और मिस्त्री से कभी भी उलझना नहीं चाहिए, कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि आप इसे उलझ जाते हैं, यदि आप इसे उलझ जाते हैं तो आपका बनी बनाई हुई घर को, मकान को वह बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। तो स्त्री और मिस्त्री से कभी नहीं उलझना चाहिए। मिस्त्री जैसे बना रहा है नक्शा बना दे उसी तरह रहना चाहिए। स्त्री देखे दूर से परा, नहीं आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरा जो भी कहे और लास्ट में उसको बैठा के समझाए, ना 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 ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि उससे बहस कर लिए तब तो वो पंगा खड़ा कर देगी महिला, समझ लीजिए। तो ये दोनों चीज़ से हमेशा बच के रहना चाहिए, एकदम बच के रहने का मतलब वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत व्यवहारिक बात है, समझ रहे ना, अभी याद रखिएगा। आदमी नहीं समझता है, बहुत सारा घर भी टूट जाता है इसी के चक्कर में। देखिए, तो न्यायालय में किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो चुनावी क्षेत्र में परिसीमन, जो परिसीमन जो हुआ था यह आर्टिकल 42 के तहत, 82 के तहत, आर्टिकल 82, और इसके तहत 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कहा गया 2026 ईस्वी तक सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। आज तक भारत सरकार ने 4 बार परिसीमन आयोग लाया है। कितने बार लाया है? 4 बार। पहली बार लाया था 1962 ईस्वी, इसको याद रखिएगा। पहली बार परिसीमन आयोग कब आया था? 1962 में आया था। पहली बार परिसीमन आयोग कब आया था? 1962 में आया था। दूसरी बार जो आया था 1972 में, पहली बार 1952 में आया था, उसके बाद आया था 62 में। इधर लिखने दीजिए। परिसीमन, जो परिसीमन आयोग है, इसका जो चर्चा किया गया आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 में है, आर्टिकल 82 में है। 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कहा गया कि 2002 के तहत कहा गया 2026 ईस्वी तक सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। पहली बार जो परिसीमन आयोग आया था, पहली बार परिसीमन आयोग 1952 ईस्वी में आया था। पहली बार कब आया था? 1952 में। और लास्ट जो आया था उसके बाद आया था 1962 में। उसके बाद परिसीमन आयोग आया 1973 में, 1973 में। और उसके बाद आया था 2002। तो लास्ट वाला जो परिसीमन आयोग जो अभी सीट है 2002 वाला है, ठीक है ना। तो 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कहा गया कि 2026 ईस्वी तक सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला परिसीमन आयोग आया था 1952, दूसरी बार कब आया था? 1962, और तीसरी बार कब आया था?
1973। अब चौथी बार कब आया है? 2002। और जो सीट रखा गया है 1971 के जनगणना के अनुसार रखा गया है, 1971 के जनगणना के अनुसार। और अब जो नया परिसीमन आयोग आएगा तो उसको 2001 के जनगणना के अनुसार रखा जाएगा परिसीमन आयोग का सीट, ठीक है ना, 2001। आज जो अभी जो रखा गया 2026 ईस्वी तक बंटवारा नहीं होगा, वह कौन सा जनगणना के अनुसार रखा गया है? 1971। तो आज तक भारतीय इतिहास में कितने बार परिसीमन आयोग आया है? 4 बार। बहुत आसान है याद करना, 52, 62, 73, 2002। लास्ट वाला कितना है? 2002। कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कहा गया कि 2026 ईस्वी तक सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, और 1971 के जनगणना के अनुसार ये रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद 84वां 82 शिक्षा वाला है। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है? तो परिसीमन के मामले में और पंचायत के सीटों के आवंटन के मामले में, ये दोनों में नहीं कर सकता है। दोनों बात क्या है? सत्य है। एक और दोनों क्या होगा? नहीं मुझे यार, इसमें पंचायत के सीटों के आवंटन के मामले में नहीं कर सकता है कोर्ट, ठीक है ना। और चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोनों बात क्या है? सही है। ये तो बहुत अच्छा से करवाए थे पिछला डिस्कशन में। एक क्वेश्चन पीटी में भी आया था, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो MS खान ने किए थे। INS तलवार पर लिख दिया था मारो फिरंगी को, भागो, भगाओ अंग्रेजों को, ठीक है ना। और भूख हड़ताल कर दिया था नौसेना के मंत्री सब, ठीक है ना, भूख हड़ताल कर दिया था। अब बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने समझाने गए थे ये सब नौसेना के अधिकारी सब। और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वह MS खान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? MS खान कर रहे थे। भारत ने फ्रांस में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? डेजर्ट नाइट। और सीधे कहेगा भारत और UAE के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? डेजर्ट साइक्लोन। आई चरुन नहीं, बरून है। भारत और फ्रांस के बीच भी होता है बरून। भारत और फ्रांस के बीच क्या होता है? बरून होता है। बरून युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस होता है ना, नौसेना का होता है। उसके बाद LLM लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को रोवर AI कंपनी किस नाम से विकसित किया है? तो भारत GPT किया है। भारत GPT क्या है? भारत GPT किया है, याद रखें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर को वेद किया जाता है तो ऊपर में क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक और नीचे में डायस्टोलिक। तो S 12 होता है ना, तो 12 वाला हमेशा ऊपर होगा, और डिस्टोलिक क्या होता है? नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है। तो सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक, हाँ मेंस में क्वेश्चन गलत हो गया था, हम डिस्टोलिक बाय सिस्टोलिक मारे थे, समझ रहे हैं ना। बढ़िया आदमी का वही गलत हो जाता है, इजी क्वेश्चन ना। वो अभी ना आई दिमाग में रिकॉर्डिंग। देखिए, तो ब्लड प्रेशर वेद क्या होता है? किसके द्वारा? सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। और कितना होता है? 180/120/80। तो 120 ऊपर होता है, 80 नीचे होता है, ठीक है ना। तो सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक होता है, स्वस्थ मनुष्य में होता है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा जो होता है वो हमेशा गति में रहता है, ठीक है ना। जैसे इसको फेंकेंगे इसे, तो जैसे मैं खींचा हुआ धनुष स्थिति ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थिति ऊर्जा। और वही धनुष को हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा किसे बोलते हैं? वैसा ऊर्जा जो ऊंचाई के साथ गति में होता है, वैसा ऊर्जा जो ऊंचाई के साथ गति में होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा होता है। जैसे पंखा ऊंचाई के साथ भी है और गति में भी है, ये कौन सा ऊर्जा होगा? हाँ वो भी बता रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। और
उड़ता हुआ विमान ऊंचाई में भी है और गति में है, कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद छत पर दौड़ता हुआ लड़का, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। और वहीं कहा देगा छत पर बैठा हुआ आदमी, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, जब मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, तब पिंड जब गिरेगी तो किस अवस्था में रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। किस अवस्था में रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी, मुक्त रूप से। यहाँ मुक्त नहीं रहता ना, तो इनसे पता जब पहले बढ़ती तब घटती, यहाँ मुक्त रूप कह रहा है, तो किस अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था में। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि का नाम क्या है? क्या होगा? अग्नाशय। कहेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत। क्या होता है? यकृत। क्या होता है? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? अग्नाशय। आज सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होता है अग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन होता है? अग्नाशय होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत। और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। और यहां से याद रखिएगा, अग्नाशय में जो होता है 3 प्रकार का हार्मोन भी निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा, होता है ना। तो अल्फा से कौन सा हार्मोन साबित होता है? ग्लूकागोन। अल्फा से ग्लूकागोन, और बीटा से इंसुलिन, बीटा से इंसुलिन, और गामा से क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। गामा से क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन। लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अल्फा से क्या होता है? ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से क्या होता है? जो सोमेटोस्टेटिन। गामा नहीं होता, डेल्टा होता है, सोमेटोस्टेटिन होता है। क्या होता है? डेल्टा सोमेटोस्टेटिन होता है, सोमेटोस्टेटिन। मानव पर मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन होता है? तो देखिए, मानचित्र कहेगा ना, तो मानचित्र पर समान समतल रहेगा ना, तो प्लेन रहता है। क्या होता है? प्लेन। तो प्लेनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेनोमीटर हो जाएगा। और वही एक यहाँ हाइड्रो, एक होता है हाइग्रो। तो आर्द्रता के लिए होता है हाइग्रो, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रो, और जल को मापने के लिए होता है हाइड्रो। क्या होगा? जल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रो, और वही वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर, और किसी बंद प्रखनली में गैस को मापने के लिए रोटामीटर। क्या होता है? रोटामीटर। किसी बंद प्रखनली में गैस को मापने के लिए रोटामीटर, वायु को मापने के लिए एनीमोमीटर, वायु को मापने के लिए एनीमोमीटर। उसके बाद समतल को मापने के लिए देख, कहता है समतल प्लेन है, प्लेन, जैसे ये प्लेन है, क्या हो जाएगा? प्लेन, तो प्लेनोमीटर। और जल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर होगा। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। कौन सा अद्वितीय समूह है? देखिए, परिवार, हम लोग परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। मित्र, दोस्तों के साथ रहते हैं, प्राथमिक हो जाएगा। नतोदार, ये भी रिश्तेदार होता है। और अस्पताल द्वितीय श्रेणी में आता है। अस्पताल हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, कहीं सभा जो हो रहा है वो सब, ये सब क्या हो जाएगा? द्वितीय समूह हो जाएगा। प्री पंजाल किसके अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर आता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। जैसे जम्मू कश्मीर आइएगा, यहाँ भारत है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, कलेजा। सबसे ऊपर में क्या होता है? काराकोरम। क्या होता है? काराकोरम। और उसके नीचे क्या होता है? काराकोरम के बाद क्या होता है? लद्दाख। क्या होता है? लद्दाख। लद्दाख श्रेणी आता है, काराकोरम, लद्दाख। उसके बाद आता है जांस्कर। क्या आता है? जांस्कर। और उसके बाद क्या आता है? प्री पंजाल। क्या होता है? प्री पंजाल। ये श्रेणी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यही क्रम होता है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और प्री पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और प्री पंजाल। यह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, दोनों का क्रम यही है। कहेगा सबसे पूर्व में कौन सा है? काराकोरम। सबसे उसके बाद कौन है? लद्दाख। उसके बाद जांस्कर, उसके बाद प्री पंजाल। और उसी तरह कहेगा उत्तर से दक्षिण, सबसे ऊपर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जांस्कर, उसके बाद क्या होता है? प्री पंजाल। तब आता है धौलाधार। क्या आता है? तब धौलाधार आता है, ठीक है ना। तो प्री पंजाल किसके अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर। किसके अंतर्गत आएगा? जम्मू कश्मीर। संगम साहित्य में मारवेंदर में कौन से 3 राज का वर्णन किया है? चोरचेर, पांडका। तो देखिए, संगम काल बहुत सदियों ईस्वी पुराना है। और संगम काल यह दक्षिण भारत में, यहां पर जो केरल के तट पर था, यहां पर था चेर। कौन था? चेर। तमिलनाडु के तट पर यहां पर था चोल। क्या था? चोल। और नीचे में यहां पर था पांड्य।
क्या था? पांड। तो मोमेंद्र ने यही 3 राज्य की चर्चा किया है, चेर, चोल और पांड। चेर, चोल और पांड। जो चेर था, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह था धनुष। बहुत बार पूछा गया है, चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। चोल का जो प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोल का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? बाघ। और पांड का था प्रतीक चिन्ह मछली। कहा था? मछली। पांड का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। देखिए कैसे याद रहेगा, जैसे धनुष आदमी चीर देता है, धनुष क्या करता है? चीर देता है। और चोल, बाघ का जो चाल होता है ना बहुत स्पीड होता है, और मछली होता है ना पौड़ता है पानी में। मछली क्या होता है? पौड़ता है। तो पांड का प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। और इसका 3 गो संगीति हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। नहीं, पहला कहाँ हुआ था संगीत इसका? मदुरै हुआ था। पहला संगम समिति कहाँ हुआ था? मदुरै। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। कपाटपुरम। उस तीसरा भी कहाँ हुआ था? मदुरै हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरै। और पहला का अगस्तस से किया था। किसने किया था? अगस्तस से। और दूसरा भी कौन किया था? अगस्तस से। अगस्तस से। और तीसरा का नक्कीरर किया था अध्यक्षता। किसने किया था? नक्कीरर। किसने किया था? नक्कीरर। तीसरा का अध्यक्षता किसने किया था? नक्कीरर। तो अगस्तस से और नक्कीरर। पहला हुआ था मदुरै, कपाटपुरम, मदुरै। उसके बाद संगम में चेर, चोल और पांड। चेर का प्रतीक था धनुष, चोल का बाघ, और पांड का मछली। पांड का मछली। तो यही 3 रास्ता, चेर, चोल, चेल और पांड। चोल, चेल और पांड। ठीक है ना? तो आपका मैथ का क्वेश्चन इसमें छाड़ दिए हैं। ठीक है ना? रीजनिंग का क्वेश्चन हटा दिए थे। जितना जीके का क्वेश्चन था आपका दरोगा 1275 में से क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। समझे ना? एक नंबरिंग बनना चाहिए। और क्वेश्चन कल करवाए थे ना, उसमें हो गया था, बोले नंबरिंग बनना चाहिए। टोटल क्वेश्चन हो गया 100 गो, जिसमें से आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। बाकी बात जीके का सब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। समझे ना? इतना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना?